Hello my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we are doing macroeconomics unit 3 which is determination of income and employment. Students, अब इस टॉपिक के हमने बहुत सारे टॉपिक्स और इस पर्टिकुलर यूनिट के हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और हम इसके लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं और इस चैप्टर के यूनिट्स के ये टॉपिक्स करने के बाद ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा और हमारे 12 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा इस यूनिट का थर्ड चैप्टर है द कंसेप्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। अब इस एक चैप्टर में हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड और दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी गैप एंड मेजर्स टू करेक्ट। ऑब्वियसली जितने भी टॉपिक्स हैं ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों टॉपिक के अंदर बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, व्हाई डू इट अराइज, एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। So let's start the video. So students, let's start with first topic of last chapter of this unit which is excess demand. Excess demand होती क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा। एक्सेस डिमांड मतलब एक वो सिचुएशन जहाँ डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जब इसे हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में या फिर हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to its full employment level। मतलब कि full employment level के corresponding अगर हम देखें तो हमारी aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स यही रीज़न है excess demand के कारण ही इकॉनमी में inflationary gap होता है। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस राइज इन जर्नल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के राइज करने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। ये एक बहुत लंबी थियोरी है कि प्राइसेस राइज क्यों करते हैं, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न और इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो ये है कि जब इकॉनमी में कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब कि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन प्रोडक्ट उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी शॉर्टेज के कारण उस प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड के कारण ही इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। सो जस्ट सी, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू full employment level of income and output, and this is a reason of inflationary gap also, means because of rise in price. Students, now I'm explaining you the concept of excess demand and inflationary gap with the help of a diagram. For diagram, on OX axis I have taken income, output and employment. On OY axis I have taken aggregate demand. As we have seen in last videos, एक full employment equilibrium कहाँ होता है, full employment equilibrium वो होता है जहाँ aggregate demand aggregate supply के equal होती है। तो यहाँ इस केस में ये हमारा aggregate supply कर्व है, ये aggregate demand कर्व है, ये दोनों E पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब E पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो ये मेरा बन गया AD1, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इस एग्रीगेट डिमांड को देखूं तो इट मीन्स इकॉनमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सप्लाई इक्विलिब्रियम इतनी है लेकिन इक्विलिब्रियम डिमांड इतनी है। तो जो ये गैप है, लेट इट इज F, तो ये जो गैप है EF ये वाला, इस गैप को हम
इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया। इक्विलिब्रियम पॉइंट था हमारा ये ई पॉइंट, जहां एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट कर रही थी। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट था। अब यहाँ इस केस में, एक्सेस डिमांड के केस में, हम क्या कहते हैं, एडी एएस से ज़्यादा होता है। जब एडी ज़्यादा है एएस से तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इसके ऊपर बनेगा। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स इक्विलिब्रियम सप्लाई हमारी इतनी है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और डिमांड इतनी है, तो ये जो गैप है ई एफ, ये शो करता है इन्फ्लेशनरी गैप और अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो है रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड के क्या रीजंस हैं, या फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, और व्हाई द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज इन एन इकोनॉमी, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक्सेस डिमांड होती क्या है। एक्सेस डिमांड एक वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के ज्यादा होने के क्या कारण है। ऐसा क्या है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है लेकिन हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये बोर्ड पे मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा इनको अगर डायरेक्टली रट्टा मारने के बजाय इसका एक इजी वे आउट है जो मैं आपको आज बताऊंगी, कि अगर आपको इजीली लिखना है बिना कुछ बहुत ज्यादा याद किए, जिसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था या फर्स्ट टॉपिक है, वो यह टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड इन 4 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब बेटा, इन चारों में अगर कोई चेंज होगा, अगर ये इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो ये बहुत ऑब्वियस है, इसके कारण मेरी एग्रीगेट डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा, राइट। तो वही सेम चीज हम यहां पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एग्रीगेट डिमांड को जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एक कंज्यूमर या एक इकोनॉमी के लोग कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर ज्यादा होगी, अगर लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और जब चीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो बहुत ऑब्वियस है कि उसके कारण सप्लाई तो उतनी है, डिमांड बढ़ गई तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब सेकेंड पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्सेस कैसे मेरी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करेंगे। बेटा, टैक्सेस जो हैं वो मेरी जो इनकम है उसे इफेक्ट करते हैं, राइट। तो अब अगर मैं अपनी इनकम में से बहुत बड़ा पोर्शन एज अ टैक्स पे कर रही हूँ तो उतने ही अमाउंट का मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी। वैसे तो हम सबको पता है कि हम इनकम टैक्स जो है वो एनुअली पे करते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट इमेजिन कि मैं, अगर मेरी इनकम 50,000 पर मंथ है और उसमें से 10,000 मैं टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, तो बहुत ऑब्वियस है कि मैं 40,000 रुपए खर्च कर रही हूँ, अपनी सारी जरूरतों को उन 40,000 में पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर लेट कोई रूल निकला और गवर्नमेंट ने मेरा टैक्स, इनकम टैक्स कम कर दिया और इस पर्टिकुलर मंथ में इनकम टैक्स जो था सिर्फ मुझे 2,000 पे करना है, तो इट मीन्स आउट ऑफ 50,000 आई पे 2,000 एज अ टैक्स एंड आई एम लेफ्ट विथ 48,000 रुपीज। तो अब मैं इस मंथ 40,000 की बजाय 48,000 रुपीज खर्च कर पाऊंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पे। मतलब कि मेरी कंजम्पशन बढ़ गई, मैं अब ज्यादा खर्च करूंगी, तो जब मैं खर्चा ज्यादा करूंगी तो वो ऑब्वियस है कि उसके कारण एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी क्रिएट होगी, क्योंकि एडी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हर इकोनॉमी की गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, वो सब क्या करते हैं, वो एक इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजों पे खर्च करते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, रोड, ट्रांसपोर्ट,
कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो लेट अगर गवर्नमेंट हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे, हमारी एजुकेशन, हेल्थ और इन सब पे खर्च कर रही है, तो जो पैसा वहां से बचेगा उसको हम खर्च कर पाएंगे अपनी बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो उसके कारण भी मेरी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी और एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स हमने ये कर लिए तीनों, अब ये है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया है बेटा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये कहता है कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसके कारण उतनी ही इनकम जनरेट होगी। और वेरी ऑब्वियस, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई उतना ही है तो उसके कारण एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ फॉल इन imports and because of rise in exports also aggregate demand increases. Last reason is deficit financing. Now you all should know what is deficit financing. Deficit financing means issuing new currency by the RBI, maybe on the request of the central government to cope up with many of the internal financial insecurities. तो जब कभी भी आरबीआई नई करेंसी इशू करता है, नए नोट छापता है, तो वो इकोनॉमी में जब सर्कुलेट होती है तो इकोनॉमी में लोगों के पास कैश और कैश इन हैंड बढ़ जाता है, और जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो इन 7 रीजंस के कारण एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है, और बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इसके कारण एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। स्टूडेंट्स ये इस एक्सेस डिमांड का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब एक लास्ट कंसेप्ट है, वो है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। हमने ये पढ़ा कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, हमने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा, उसको डायग्राम से शो किया, हमने रीजंस पढ़े, और अब है हमारे पास कि एक्सेस डिमांड का इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम 3 चीजों पे इसका इम्पैक्ट पड़ते हैं या इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इज ऑन इन योर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। Now let's start discussing it one by one. सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट। आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स इसको करने के लिए ना एक चीज को अच्छे से सोचो, ये वाला डायग्राम एक बार रिकॉल करो। आपको इस डायग्राम में मैंने ये समझाया कि ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, जहां एडी और एएस आपस में कट करते हैं, ये एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। मतलब ये जो पॉइंट है ओ क्यू लेवल जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोगों को जॉब्स मिलनी थी मिल चुकी हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वी हैव यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। हमने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया, अब हमारे पास और रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड, हमारे पास सारे रिसोर्सेज यूज हो गए, जितने लोग थे सबको जॉब मिल गई, लेकिन मार्केट में डिमांड अभी भी है। डिमांड जो है वो अभी भी है, डिमांड इतनी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो है नहीं है, तो क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसके कारण ये इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, बट आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको याद रखना है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेस डिमांड का आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो सेम ऐसे ही इसका एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन वही है बेटा कि अगर हमने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया और हम ऑलरेडी एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हैं, ये जो सिचुएशन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। Whosoever people who want to work at an existing wage rate
दे ऑल गेट वर्क। जो लोग काम करना चाहते थे एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और जो विलिंग थे और एबल थे काम करने के लिए, उन सबको काम मिल गया। तो अब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ चुकी है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा तो वो पड़ेगा प्राइस लेवल पे। ये भी बहुत ऑब्वियस है कि इकोनॉमी में डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई है नहीं है, ना हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं ना हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या बढ़ाएंगे? हम प्राइसेस बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको हमेशा इस मार्कर का एग्जांपल देती हूँ, मैं फिर से इस मार्कर का एग्जांपल दे रही हूँ। ये 10 मार्कर थे मार्केट में, जितने भी लोग थे, जितनी मशीनरी थी, सब कुछ यूज़ करके हमने 10 मार्कर बना दिए। अब ना तो मेरे पास मार्कर बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं, ना लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड 20 से बढ़ के 25, 25 से बढ़ के 30 हो गई। डिमांड बढ़ती जा रही है मार्कर की, सप्लाई नहीं बढ़ रही। तो उस केस में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो इस मार्कर के जो प्राइसेस है उसे बढ़ा देंगे। तो इसी करके एक्सेस डिमांड के कारण एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसमें हम डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।